फिजिक्स का चैप्टर हीट देखेंगे और हीट और थर्मल वेव इसके अंदर आएगा। और ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है जो कि बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आता है, ये पहला क्वेश्चन है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो एक है आपको फ़ारेनहाइट और दूसरा है केल्विन। तो फ़ारेनहाइट को क्या करना है, केल्विन में बदलना। तो एक फार्मूला होता है C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू होता है K-273.15/100। तो हम लोग इस दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। इस दोनों में से हम लोग क्या कि यहाँ पे है फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट हो गया, ये केल्विन है, तो ये केल्विन है। तो ये इस दोनों फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए क्या हो गया, फार्मूला आपको हो गया F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। ठीक है, तो यहाँ कितना फ़ारेनहाइट है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो F के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 5 दे देते हैं, -32/180। और केल्विन तो निकालना ही है, -273/100। ठीक है, यहाँ आप इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। अब देखिए 5 में से 32 घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपको -27/9 इज इक्वल टू K-273/5। ठीक है, तो 9 27 और इससे 5 से गुना करेंगे किस में, 3 में, तो 5 तिया 15, तो -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K-273। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 273 में से ये 15 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 273 और -15 कर देना है, 5 तो क्या होगा, 8 5 13 और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, 258 डिग्री। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 258 डिग्री। इस तरह से दो फार्मूला लगाए और एफ का वैल्यू बैठा दिए और के का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान हो जाती है। तो ऐसे तो इसको याद ही रखना चाहिए, कितना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं। तो फार्मूला पिछला ही फार्मूला में देखें कि C-0 बट्टा क्या था, 100 इज इक्वल टू F-32/180। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। अब देखिए ये 0 है तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट की रीडिंग एक समान हो जाती है। तो दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं, C का वैल्यू भी x मान लेते हैं और F का वैल्यू भी क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का क्या करा, बराबर हो जाए, तो x -0 बराबर x ही हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो गया और ई एफ के जगह पे क्या करेंगे, x मानेंगे क्योंकि कह रहा है दोनों का समान हो जाए। तो x -32 और यहाँ बट्टा ई क्या हो जाएगा, 9 यहाँ से नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 9x, ये ऊपर क्रॉस हो गया 9x और ई 5 से ऊपर चला जाएगा तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5x और माइनस 32 गुना 5। तो 32 गुना 5 यहाँ कीजिएगा, 32 गुना 5 तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 116, तो 160 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा और इसको इधर करना पड़ेगा, या फिर इसी को इधर कर देते हैं। तो 5 को 9 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x
इज इक्वल टू -160, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 40, तो -40 डिग्री आंसर हो गया। उन्होंने बोला कि समान रखना है, तो c का वैल्यू भी हम लोग क्या किए, x रख लिए, और f का वैल्यू भी क्या किए, x ही रख दिए, तो ठीक है, और उसको बैठा दिए तो क्या निकल गया, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे आपको इसको क्या करना है, याद ही रखना है। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। देखिए इसी से हम लोग निकाल लेते हैं, एफ याद करने का ट्रिक बताते हैं, एफ -32/180 है ना, यही हम लोग लगाते हैं। तो आप याद रखिएगा इसका मध्य का अंतराल कितना होता है, यही हो जाता है, कितना, 180 हो जाता है। एक्चुअली में ये क्या होता है, 32 डिग्री से 212 डिग्री तक क्या होता है, 32 से 212 तक चलता है। तो 32 में से 212 घटाइएगा तो कितना होगा, 212 में से 0, यहाँ बच गया आपको 8 3 11 180, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच इसका क्या रेंज है, तो इसी रेंज का डिफरेंस क्या हो जाता है, 180। यहाँ नीचे में भी क्या करते हैं हम लोग, 180 लिखते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के बीच कितना अंतर रहता है, 180 का। और उसी तरह देखिए ना कि सेंटीग्रेड का कितना रहता है, 0 डिग्री से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है। तो गर्म करने पर याद रखिएगा सर्वाधिक कौन सा फैलता है, कांच फैलता है। गर्म करने पर सर्वाधिक कौन फैलता है, तो कांच फैलता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। दाब, दाब से क्या हो गया, प्रेशर, ठीक है, दाब का मतलब प्रेशर, और सम का मतलब हो गया क्या, बराबर। ऐसा रेखा, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर अर्थ का बात करते हैं, ठीक है, तो अर्थ में जो कोई ऐसा काल्पनिक रेखा, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है जिसमें हर बिंदु पे क्या है, प्रेशर समान हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, समदाब रेखा। इसको क्या कहेंगे, समदाब। जब दाब क्या हो, सब जगह समान हो, इस रेखा पे हर जगह क्या है, दाब समान है, तो इसको क्या कहते हैं, समदाब रेखा। तो समान आर्द्रता नहीं होगा, समान तापमान नहीं होगा, समान वर्षा नहीं होगा, समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पकड़ भी सकते हैं, सम मतलब बराबर, दाब मतलब दाब, तो समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा। अब है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। ऐसे देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे जल को किस में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, ठीक है, जल को किस में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, बस यही बर्तन को मान लीजिएगा, और इसको ऐसे कीजिएगा और ऐसे कीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये वॉल्यूम जो है, ये क्या वॉल्यूम है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर ये बर्तन है तो बर्तन में पानी रखते हैं, पानी में क्या है, पानी एक वॉल्यूम के अंदर रखाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, जब अगर यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम घटेगा, और 4 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी ग्लास में पानी है ना, तो पहले वॉल्यूम घटेगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, और उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इस ग्लास को ही याद रख लीजिएगा, ठीक है। ग्लास लगा दीजिएगा, ग्लास जो है इसमें 4 डिग्री पर पहले क्या होगा, घटता चला जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो वॉल्यूम सबसे कम कहाँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप एक चीज जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबसे कम कितना पे होगा, 4 डिग्री पर, इसका डेंसिटी क्या होगा, 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, घनत्व तो इसका सर्वाधिक होगा, ठीक है, घनत्व इसका क्या होगा, सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ इसी तरह से चलता है, ठीक है, इसका ग्राफ इसी तरह से चलता है, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, और ये है आपको टेम्परेचर। तो ये 4 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम इसका सबसे कम हो जाता है। अब वॉल्यूम जहाँ कम होगा वहाँ क्या हो जाएगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होता है कम,
इसके पीछे कारण क्या है कि जो शुरुआत में जो होता है, जब बर्फ में रहता है तो आइस क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा स्पेस बचा हुआ होता है, खाली होता है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम क्या होता है, बड़ा होता है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे ये जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, तो जो ये वॉल्यूम पिघलना शुरू होगा, तो ये क्या बॉन्ड क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है टूटेगा, टूटेगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, क्लोज होते चला जाएगा। तो क्लोज होगा तो ये वॉल्यूम जो स्पेस था वो क्या हो गया, स्पेस धीरे धीरे खत्म होगा, तो वॉल्यूम नीचे चला जाएगा। और उसके बाद जब हम उसके बाद 4 डिग्री के बाद जो उसको हम गर्म करते रहेंगे, तो पार्टिकल्स क्या होगा, एक इधर उधर फैलेगा। तो पार्टिकल्स फैलने से क्या होता है, वॉल्यूम फिर बढ़ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब देख लीजिए, वही फार्मूला क्या है, C-0/100 इक्वल टू F - 32/180। इसको तो काट ही दीजिए, ये 9 हो गया, यहाँ पे आपको 5 हो गया। तो सेल्सियस में निकालना है तो C/5 इक्वल टू F कितना है, 5 है, तो 5 - 32/9, तो क्या हो गया, ये 32, ये 27 हो जाएगा आपको, -27/5, ये 9, 9 तिया 27, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15, तो -15 हो जाएगा आपको। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। फिर वही फार्मूला लगा दिए, C-0, और यहाँ हम लोग 5 कर देते हैं, 100 की जगह 5 कर देते हैं, F - 32/9 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 180 था और यहाँ पे 100 था, तो यही काट के हम लोग क्या किए, इसको 9 बना दिए। तो ये डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो सी के जगह पे क्या कर देंगे, 40 रख देंगे, सी के जगह पे 40 रख दिए, बटा 5, और एफ ही तो क्या करना है, निकालना है, -32/9। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 और 9 अट्ठे 72, तो 72 ई माइनस ई 32 जो है इधर आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो इजिकल टू एफ हो गया। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये नंबर हो गया। 9 पे आ जाइए, कह रहा है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र में क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडी हवा होती है समुद्र के पास, या ठंडा होता है। और जब इसके ऊपर जैसे समुद्र का अगर हम लोग फिगर इससे अगर ब्लू से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, ठंडा हवा होता है या ठंडी, क्योंकि समुद्र ठंडा होता है तो ठंडी हवा रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ गर्म हवा ऊपर से जाना शुरू की, क्या हुआ, गर्म हवा ऊपर से जब जा रही है तो ठीक है, जब गर्म हवा ऊपर से जाएगी तो वहाँ पे जो है ये ठंडा हवा गर्म हवा से मिला, तो यहाँ पे कोहरे का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, कोहरे का निर्माण हो जाएगा, कोहरे का निर्माण होगा। और इसमें क्या होता है कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हवा जो है क्षैतिज गति से क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। क्या हवा क्षैतिज गति, क्षैतिज में हवा आगे बढ़ रही है। कौन सा हवा, ये गर्म हवा है, क्या है, गर्म हवा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ठंडा है, ठंडी हवा है, तो इंटरमिक्स तो होगा ना, हवा क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स होगा। ठीक है, गर्म हवा ठंडी, ठंडी हवा गर्म होगी, तो यही उष्मा का जो संचरण होता है, हवा जब ठंडी चल रही है और उष्मा का क्या हो रहा है, यहाँ संचरण हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अभिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिवहन बोलते हैं। आगे बोलते हैं, कांच के एक फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर, अब लीजिए, अब क्या कहता है कि एक कांच का गिलास है, ठीक है, कांच का गिलास है, इसको क्या किया गया, इसको गर्म किया गया, ठीक है, इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। इसमें क्या किया गया, द्रव्य भर दिया गया। क्या भर दिया गया,
द्रव्य भर दिया गया। ठीक है, तो द्रव्य भर दिया गया, तो कह रहा है कि अब बताना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है द्रव्य का घनत्व अपरिवर्तनशील रहेगा। क्यों रहेगा? जब इसको हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा? इसका बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। द्रव्य का घनत्व बढ़ेगा। हम तो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो द्रव्य का घनत्व क्या होगा? घटेगा। ये क्या कह रहा है? बढ़ेगा। गलत हो जाएगा। फ्लास्क में द्रव्य का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि फ्लास्क में द्रव्य का तल तुरंत बढ़ना शुरू होगा। ऐसा होगा? तो अगला अगर ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, फ्लास्क में द्रव्य का तल पहले गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। ऐसा सही हो सकता है क्या? कि पानी तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ जो द्रव्य है उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से इसका क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ये द्रव्य क्या होगा? ऊपर की तरफ बढ़ेगा, भाप बन के ऊपर जाएगा। तो इसका द्रव्य, ये तो क्या हो गया कि फ्लास्क में द्रव्य का तल क्या होगा? ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है, यहाँ डी केस में कह रहा है पहले गिरेगा। ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए क्या है ना कि ये जो फ्लास्क है, कांच का जो फ्लास्क है ना, कांच का फ्लास्क, ये फ्लास्क जब गर्म किया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? प्रसार होगा। इस फ्लास्क के अंदर क्या होगा? गर्म होने से प्रसार होगा। तो जब प्रसार होगा, अब पहले इसी ग्लास का जो है फ्लास्क, इसी में प्रसार हो जाएगा। तो इसका प्रसार होने का मतलब क्या? इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इस फ्लास्क का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो पानी क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक बार जब फ्लास्क गर्म हो गया, उसके बाद वो टेम्परेचर पानी के अंदर जाने लगा, तो पानी का भी क्या हो जाएगा? पानी का भी वॉल्यूम अब बढ़ने लगेगा। इसलिए शुरुआत में क्या होगा? गिरेगा, क्योंकि फ्लास्क जो था, पहले फ्लास्क ऐसा था, अब इसमें टेम्परेचर बढ़ने लगा तो फ्लास्क क्या हो गया? ऐसा हो गया। उसमें प्रसार हो गया फ्लास्क के अंदर। तो पहले पानी इतना था, ठीक है, अब पानी क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन एक बार लगातार फिर टेम्परेचर देते रहेंगे तो फ्लास्क में प्रसार हो ही चुका होगा। अब पानी यहीं तक था, अब पानी यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, प्रसार होगा। तो पहले क्या होगा? पहले गिरेगा, फिर बढ़ना प्रारंभ होगा। आंसर डी हो जाएगा। फ्लास्क में प्रसार होता है। किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है? तो हम लोग पढ़े हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। हम लोग निकाल के भी देख चुके हैं। 12 नंबर पे 1 कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10⁻³ जूल। 4.2 गुना 10⁻³ जूल। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यक्रम को दिखाएगा? अब देखिए, फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस का फॉर्मूला तो पता ही है ना, C/5 F - 32/9। ठीक है, तो अब देखिए, तो कह रहा है 5 किसका? फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर 5 गुना हो जाएगा? तो मतलब F जो बोल रहा है वो 5x, अगर C का मान x है तो F का मान क्या हो जाएगा? 5x। वही ना कह रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर 5 गुना। तो अगर C x है तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा? 5 गुना। तो फ़ारेनहाइट क्या होगा? 5x। तो वैल्यू बैठा दीजिए, C के जगह पे x/5 और यहाँ पे F के जगह पे 5x - 32/9। तो ये क्या हो जाएगा? इधर 9 गुना x, तो क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू, अब 5 से गुना इसमें कीजिएगा तो 25x, अब माइनस, तो 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, 1 16, 160। ये 25 था यहाँ पे। तो अब देखिए, अब इसको इधर कर दीजिए 160। ये जो है आपको 25x, अब माइनस क्या हो जाएगा? 25x - 9, तो ये क्या हो जाएगा? तो 9x।
तो 16 x हो जाएगा, 16 9 25 होता है 160। तो यहाँ काट देंगे तो क्या बचा 10, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बस जो बोला हम किए, फार्मूला के ऊपर हम लोग ला के रख दिए। अब देखिए, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है। देखिए, सबसे न्यूनतम तापमान होता है 0 डिग्री केल्विन। क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन सबसे न्यूनतम तापमान मापा जाता है केल्विन में। और हम जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन जो होता है -273.15 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होगा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, तो ये यहाँ पे करा, तो यही मिनिमम है। तो उस अगर केल्विन में लिखेंगे तो 0 डिग्री केल्विन, और अगर सेंटीग्रेड में लिखना है तो ये हो जाएगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका फार्मूला भी हम लोग कैसे लिखते हैं? C/100 और F -273/100। तो ये 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो C इजकल टू क्या हो गया? F -273, एक्यूरेट में 1.5 हो जाता है तो 1.5 लिख दिए। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अगर सॉरी ये K होगा ना, K होगा केल्विन, यहाँ भी K होगा। तो K का जो है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ K का वैल्यू हम लोग 0 बैठा देते, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री केल्विन के लिए हम लोग सेंटीग्रेड पे निकालते थे, K का वैल्यू 0, तो 0 माइनस क्या हो गया? 273.15। तो C बराबर क्या हो जाए? -273.15। यही मिनिमम टेम्परेचर है जिसे कि नापा जा सकता है। ठीक है, फार्मूला से भी निकाल के देख लिए हम लोग। कह रहा है एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में से किसकी निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ये जान के चलिए कि ऊर्जा प्राप्त करने का 3 सोर्स है। भट्टी से जो ऊर्जा निकलेगा वो 3 सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है। किससे? चालन से, संवहन से और रेडिएशन से, विकिरण से। चालन मतलब होता है कंडक्शन, संवहन होगा कन्वेक्शन, और रेडिएशन। ये 3 चीज से। रेडिएशन में जो होता है तेजी से ऊर्जा का परिवहन होता है। रेडिएशन में ऊर्जा तेजी से ट्रांसफर होता है। तो यहाँ जो आदमी भट्टी के पास खड़ा है तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन पहुंचाएगा? रेडिएशन पहुंचाएगा। तो रेडिएशन का हिंदी क्या होता है? विकिरण होता है। ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप मापा जाता है किस में? केल्विन में। ठीक है, केल्विन में। और केल्विन का ही हम लोग क्या करते हैं? सेंटीग्रेड में बदलते हैं ना। C/100 इजिकल टू K -273.15/100, ये ना फार्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। 17 नंबर में कह रहा है वाताग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि जब शीतल वायु, देखिए सबसे पहले वाताग्रह तो आप समझना पड़ेगा आपको, तभी सवाल बना पाइएगा। तो वाताग्रह समझने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, स्पेस थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है। तो वाताग्रह समझने के लिए आप ये देखिए कि ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 तरह का हवा हम लोग बनाते हैं। एक तरफ क्या है? ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा है। ये ठंडी हवा है। और एक साइड हम लोग गर्म हवा बनाते हैं। ये आपको क्या हो गया? गर्म हवा हो गया। एक ठंडा हवा, एक गर्म हवा हो गया। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ठंडी हवा क्या है? ठंडी हवा
अगर गर्म हवा की तरफ, देखिए एक चीज पहले समझ लीजिए, ठंडी हवा जो होती है इसका भार ज्यादा होता है, मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, भार भी ज्यादा होता है और डेंसिटी भी ज्यादा होता है किसका, ठंडा हवा का, ठंडी हवा की। जबकि गर्म हवा जो होती है, गर्म हवा का डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, हवा हल्की भी होती है, हल्की होती है हवा, ठीक है, डेंसिटी भी ज़्यादा होता है और हवा भी हल्की होती है। तो अब देखिए ये ठंडी हवा जब गर्म हवा की तरफ आती है, जब ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ आती है, मतलब हवा जब इस साइड में चलती है, गर्म हवा यहाँ रुका हुआ है और ठंडी हवा क्या की इस साइड में आई, तो ये क्या करती है, गर्म हवा को ऊपर की तरफ उठा देती है, ठीक है। ये जो है गर्म हवा अब इस डायरेक्शन में ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। और ये जो लाइन जो आपको बना के दिखाए हम, ये जो लाइन बना के दिखाए ये वाला, इसको कहते हैं वाताग्रह, इसको क्या कहते हैं, वाताग्रह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ठंडा हवा का टेम्परेचर था, ठीक है, दाब था, डेंसिटी था, यहाँ गर्म हवा का जो टेम्परेचर दाब दोनों अलग अलग है। और इसके कारण जब ठंडी हवा जब इधर आने का सोची तो गर्म हवा क्या हुई, इसके जगह को रिप्लेस करेगी, क्योंकि डेंसिटी जिसका ज्यादा होता है वो क्या होता है नीचे, गर्म हवा का डेंसिटी हल्की होती है तो गर्म हवा क्या ऊपर उठने लगी, और ऊपर कैसे वर्टिकल उठ रही है, इस दीवार के वर्टिकल उठ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हवा जो है इस हवा को रिप्लेस कर रही है और ये गर्म हवा ऊपर की ओर वर्टिकल उठना शुरू हुई है और इस लाइन के अलॉन्ग उठना शुरू होगी। इसलिए ये लाइन जो है ये गर्म हवा और ठंडा हवा को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अलग कर रहा है। ये ठंडा हवा ये गर्म हवा को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अलग कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाता है, वाताग्रह, ठीक है। वाताग्रह समझ गया। ठंडी हवा अगर इधर आ रही है, ठंडी हवा इधर आ रही है और गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठंडी हवा इधर आ रही है, गर्म हवा तो यहीं पर थी, ठंडी हवा जब इधर आ रही है तो इसका नाम जो पड़ जाएगा शीत वाताग्रह। क्या होगा, शीत वाताग्रह। जब और अगर इसके केस में अगर हम लोग देखते हैं कि गर्म, यहाँ तो ठंडी हवा इधर आ रही थी, ठीक है, लेकिन गर्म हवा जब इधर आएगी, गर्म हवा अब गर्म हवा इधर आने लगी तो क्या वो रिप्लेस कर पाएगी ठंडी हवा को, नहीं, क्योंकि तो खुद हल्की है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, अब वहां पे वर्टिकल था, ये तिरछा रूप से, ठीक है, ये तिरछा रूप से इस पे क्या करेगी, आगे बढ़ना शुरू कर देगी इस तरह से। तो इसको भी क्या कहेंगे, उष्ण वाताग्रह कहेंगे, उष्ण वाताग्रह कहेंगे। क्यों उष्ण वाताग्रह, क्योंकि गर्म हवा आना शुरू की है इधर, तो गर्म हवा जो गर्म आएगी तो उष्ण वाताग्रह, ठंडी आएगी तो शीत वाताग्रह। गर्म आएगी तो वो क्या होगी, एक मतलब इंक्लाइंड वाल पे चलेगी, जबकि अगर ठंडी हवा इधर आएगी तो वो वर्टिकल वाल पे चलेगी। इतना याद रखना है आपको। अब ऑप्शंस पे हम लोग जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन था। हाँ देखिए क्या कह रहा है, जब शीतल वायु, कह रहा है कि जब शीतल वायु उष्ण वायु की ओर अग्रसर होती है, तो शीतल वायु उष्ण वायु को, शीतल होती है तो क्या है, इसको करेंगे शीत वाताग्रह कहेंगे, सॉरी शीत वाताग्रह कहेंगे, क्योंकि शीतल वायु उधर चल रही है। और ये क्या कह रहा है, उष्ण वाताग्रह, तो गलत हो गया। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो इस प्रकार के निर्मित वाताग्रह को नहीं, पूर्णतः ऊपर उठने को नहीं कहते हैं। जब एक ठंडा होगा एक गर्म होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाताग्रह कहते हैं। पूर्णतः ऊपर उठ गया तो उसको वाताग्रह हम लोग नहीं कहते हैं। सी नंबर पे अगर हम लोग आते हैं कि कह रहा है कि जब उष्ण वायु शीत वायु की ओर, तो उष्ण वायु जा रहा है शीत की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, उष्ण वाताग्रह, उष्ण वाताग्रह कहेंगे। इसको क्या नाम दिया है, तो इस प्रकार निम्नलिखित में शीत का वाताग्रह, शीत नहीं हो जाए क्या होगा, उष्ण वाताग्रह होगा। अब देखिए तीव्र वायु दाब तापमान प्रवणता वाताग्रह की विशेषता है। यही ना बोले कि ठंडी, तापमान का क्या मतलब हो, ठंडा और गर्म, तापमान का मतलब क्या हो गया, ठंडा हो गया गर्म हो गया, वही ना, हवा ठंडी थी हवा गर्म थी। और तीव्र वायु दाब, प्रेशर का भी अंतर होता है, जब यही प्रेशर टेम्परेचर का जब अंतर हो जाता है दो हवा के बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वाताग्रह कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि विलयन तापमान T और विलायक का तापमान T2 है
तो उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन, इसका इंग्लिश में नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है याद रखिएगा, सॉल्यूशन, और इसमें विलियन जो होता है, विलियन को क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कहते हैं। विलियन को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और विलायक को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है विलायक का, तो विलायक का इस तरह का होता है और विलियन का इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पर इसका प्रेशर होता होगा, वेपर प्रेशर, ये पॉइंट वेपर प्रेशर है, और यहाँ पे ये जो है आपको टेम्परेचर है। तो ये आपको क्या है, ये आपको है सॉल्यूशन, और ये आपको क्या है, सॉल्वेंट, मतलब विलायक। तो इसका टेम्परेचर अगर आप मान लीजिए, इस बता भी रहा है, यदि विलियन का तापमान T1 है तो विलियन आपका ये हो गया T1, और विलायक का तापमान T2 है तो विलायक का तापमान T2 हो गया। ठीक है, विलायक मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का T2 है और विलियन का तापमान T1 है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अब देखिए टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा होगा, तो T1 माइनस T2 के हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2। एलिवेशन मतलब बढ़ना, उन्नयन होना, तो पहले T1 मतलब T2 था, पहले क्या था, सॉल्वेंट का T2 था, और जब उसमें कुछ मिला दिया गया, ठीक है, मतलब सॉल्यूट मिला दिया गया, सॉल्यूट मिला दिया गया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, T1 हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 को ही क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है। ठीक है, T बराबर दे दिया है 10 मिनट, और टेम्परेचर दिया है, एक टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और दूसरा टेम्परेचर दिया है आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परिवेश का ताप मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होता है T0, वो दे दिया आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि उस समय की परिक्रमा, पहला 10 मिनट दिया, फिर बोल रहा टाइम ही निकाल दीजिए, परिक्रमा कीजिए, यदि उसका ताप, अगर उसका ताप 95 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाए, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या मतलब बता रहा है, जैसे आप चाय लिए और चाय को क्या किए, छोड़ दिए, ये कप में चाय रखा हुआ है, चाय बन के आया आपके पास रह गया, तो ये क्या होगा, शुरू में मान लीजिए इसका टेम्परेचर कुछ होगा, जैसे 95 डिग्री है शुरू में, और धीरे धीरे कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, 55 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो वही बोल रहा है कि 95 से 55 जब हुआ तो कितना समय में हुआ, समय हमको निकाल के बताइए। तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसका कंपेरिजन कहा कि इससे आप कर लीजिए ना, कि शुरू में जब चाय था, शुरू में एक कप में चाय था, तो चाय कितना पे था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, और ये कितना पे पहुंच गया, 40 डिग्री पे पहुंच गया, तो इसको समय लगा कितना, 10 मिनट। तो आप हमको ये बताइए कि चाय जो है अगर 95 पे है, 55 पे पहुंचाना है, तो कितना समय लगेगा, यही आपको कहा निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला जो होता है, ये होता है T1 माइनस T2 बट्टा T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 बट्टा 2 माइनस T0, यही फार्मूला होता है। ठीक है, T0 जो है, T0 किसका है, ये आपको इन्वायरमेंट का, परिवेश का टेम्परेचर है। तो ये तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 25 रख दीजिएगा, ठीक है, माइनस T1 प्लस T2, तो ये T1 प्लस T2 ही है ना आपका, T1 प्लस T2, तो T1 आपका कितना है 80 और 40, 8 4 क्या हो जाएगा 120, 120 में 2 से 120 बट्टा 2,
इंटू के यहाँ पे हो गया बराबर, और यहाँ देखिए T1 माइनस T2, T1 ये हो गया और T2 ये हो गया, तो T1 में से T2 घटाएंगे तो 80 में से 40, 80 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा, 40 बचेगा, और T भी दे दिया 10 मिनट, तो यहाँ क्या हो गया 10 मिनट हो गया आपको। तो ये आपका कट गया, 4 बच गया, और यहाँ से ही काटिएगा तो 60 हो गया, 60 में से 25 घटाइएगा, 60 में से 25 घटाइए तो कितना बचेगा, 35 बच जाएगा आपको, 35 के हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आपका हो जाएगा 4। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, के इजकल टू 4/35। के का वैल्यू आप क्या किए, निकाल लिए। अब देखिए, अब सेकेंड केस पे आते हैं, फिर वही फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, T1 माइनस T2 बट्टा T इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बट्टा 2 माइनस T0। अब देखिए, अब T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ, आप सेकेंड केस पे आते हैं, दूसरा चाहे जो गर्म था 95 और 55 है, तो ये क्या हो गया 95 माइनस 55, अब बट्टा, यही तो टाइम निकालना है ना कि चाय कितना देर में ठंडा हो गया। के का वैल्यू यहाँ देखिए निकल गया, के का वैल्यू क्या है 4/35, तो यहाँ ले आएंगे 4/35, और यहाँ पे देखिए T1 कितना है, T1 T2 क्या है 95 और 55, तो 95 प्लस 55 अब बट्टा 2, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, परिवहन के टेम्परेचर क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा आपको T बचा, तो T जो है आप इसको निकाल लीजिएगा, तो T निकालिएगा तो आपको क्या इतना बचेगा 7 मिनट निकल जाएगा आंसर, ठीक है। पानी का घनत्व किस तापमान पे सर्वाधिक होता है, तो अभी तो हम लोग बनाए ना, इस तरह का ग्राफ बना लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है वॉल्यूम है, इसमें पानी रखाता है ना, तो वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, सबसे कम होगा, तो वॉल्यूम जहाँ सबसे कम होगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर जहाँ सबसे कम होगा, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम सबसे कम है ना, इस जगह पे सबसे कम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सबसे कम तो डेंसिटी क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होगा पानी का घनत्व। अब हम लोग आते हैं 21 नंबर पे, कह रहा है कि संगलनक की गुप्त उष्मा, संगलनक की गुप्त उष्मा का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसका वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम के, याद रखिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का होता है 80 कैलोरी कर, एक्चुअली में होता क्या है, आप एक चीज बताते हैं आपको, अगर आइस है, ये क्या है एक आइस है, और इसका है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, ठीक है, अब इसको क्या किए हम यहाँ पे हीट देना शुरू किए, ठीक है, यहाँ पे हीट देना शुरू किया, तो हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, ई कहाँ पहुँच जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अभी ये क्या था आइस था, अभी भी ये क्या हो जाएगा आइस ही होगा, क्यों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या रहता है बर्फ में रहता है, अब इसको हीट देना शुरू किए, ठीक है, अब ये हीट देना शुरू किए तो ये कहाँ पहुँच गया, अब ये देखिए पानी हो गया, किस में हो गया पानी हो गया, अभी भी इसका टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कहने का आप बताइए कि यहाँ तो आप गर्म तो कर ही रहे थे ना, यहाँ जब टेम्परेचर दिए तो ई कहाँ पहुँचा 0 डिग्री पे, -5 से 0 पे पहुँचा, तो ये हीट को यूज किया, ठीक है, ये जो हीट दिया इसको यूज करके -5 से 0 पे पहुँचा दिया, लेकिन जब यहाँ पर अब हीट दिए, यहाँ पे जब हीट दिए तो 0 से कहाँ पहुँचा 0 डिग्री पे ही पहुँचा, खाली क्या किया आइस से किस में बदल गया पानी में बदल गया, आइस से पानी में बदल गया, तो अपना अवस्था चेंज किया, ठीक है, ये अवस्था चेंज किया किस, जब हीट दे रहे थे तो अवस्था चेंज करना, यही अवस्था जो चेंज करता है उसी को क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही अवस्था चेंज करने में जो टेम्परेचर खर्च करता है उसको क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अवस्था चेंज करने में जो टेम्परेचर लगा, क्योंकि जीरो अभी टेम्परेचर दे रहे हैं, ये 0 डिग्री पे है आइस में, टेम्परेचर लेने के बाद भी क्या रह गया, वो 0 डिग्री पे ही रह गया, तो टेम्परेचर गया कहाँ, तो गया किस में, तो लेटेंट हीट फ्यूजन में, ये अवस्था चेंज करने में गया। या ठीक समझ गया? कह रहा है द्रव से गैस, नहीं ठोस से किस में गया, द्रव में, तो द्रव से गैस तो गलत हो गया, ठोस से गैस में, नहीं गलत है, ठोस से द्रव में, ठोस से प्लाज्मा में, नहीं, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन आया, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री ही था, ठीक है। उसी तरह से पानी जो 0 डिग्री पे गया और फिर इसमें क्या किया, हम टेम्परेचर देते रह गए, अब पानी किस पे आ गया, 100 डिग्री पे आ गया, किस पे आ गया, 100 डिग्री पे। अभी भी इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी भी इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर भी इसको गर्म कर रहे हैं, अब ये पे क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, वाष्प में, और इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब बताइए, अब इसमें गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री पे, ये वाष्प में बदल गया तो भी क्या है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी जो ताप दे रहे हैं हम, ये ताप कहाँ खर्च हो रहा है, अवस्था परिवर्तन में, किसमें, पानी से गैस में, पानी से गैस में खत्म हो जा रहा है। तो अवस्था में जो परिवर्तन होता है इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसका कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने बता दिया। ये सारे क्वेश्चन जो है प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं, तो उसे भी आप वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, तो आप अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।